हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम बात कर रहे थे अभिलंबिक त्वरण एवं स्पर्शरेखीय त्वरण की। ठीक है, तो उसके डेरिवेशन हमने कंप्लीट देख लिए हैं और आज हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट की। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ परिणामी त्वरण का फॉर्मूला और परिणामी वेग का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप बुक में देख ही सकते होंगे फॉर्मूले क्या है। और जैसे हमने अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण में परिणामी वेग निकाला था और परिणामी त्वरण निकाला था, उसी टाइप से यहाँ पर भी वही फॉर्मूले होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अभिलंबिक त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण का स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल। तो देखते हैं हमारे पास उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। परिणामी वेग, परिणामी वेग का फॉर्मूला क्या होगा? परिणामी वेग का फॉर्मूला हो जाएगा रूट टीवी का स्क्वायर प्लस एनवी का स्क्वायर। अब टीवी क्या है, एनवी क्या है, यदि आपने वो लेक्चर देखे होंगे इससे पहले वाले स्पर्शरेखीय त्वरण एवं स्पर्शरेखीय वेग, उसके लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा मैंने शॉर्ट में क्या लिखा था। स्पर्शरेखीय वेग को क्या लिखा था, टीवी लिखा था, और अभिलंबिक वेग को मैंने लिखा था एनवी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्पर्शरेखीय वेग है और ये क्या है, अभिलंबिक वेग है। ठीक है, तो हमारे पास स्पर्शरेखीय वेग क्या प्राप्त हुआ था, v प्राप्त हुआ था। v बोल सकते हो या एस डॉट भी बोल सकते हो। ठीक है, एस डॉट का मतलब ही क्या होता है, v होता है। ठीक है, एस डॉट का स्क्वायर। और अभिलंबिक वेग आप सबको पता है, जब हमने डेरिवेशन किया था उसमें अभिलंबिक वेग हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, 0 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ तो ये 0 का तो कोई मतलब होगा नहीं हमारे पास, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, रूट में क्या हमारे पास एस डॉट का स्क्वायर है, तो बाहर आ जाएगा हमारे पास एस डॉट, ये आप बोल सकते हो v। ठीक है, तो ये हमारा परिणामी वेग होगा। ठीक है, तो परिणामी वेग की बात करें तो स्पर्शरेखीय वेग के बराबर ही क्या होता है, हमारा परिणामी वेग होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास अभिलंबिक वेग क्या होता है, 0 होता है। इसलिए क्या होता है हमारे पास इस कंडीशन में, जो स्पर्शरेखीय वेग है वही क्या होगा, हमारा परिणामी वेग होगा। तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी परिणामी वेग। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो स्पर्शरेखीय वेग आएगा वही क्या होगा, परिणामी वेग। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं हम परिणामी त्वरण की। ठीक है, परिणामी त्वरण, परिणामी त्वरण का फॉर्मूला सेम इसी टाइप से होगा हमारे पास। एक्सीलरेशन की बात करेंगे इसमें त्वरण की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी ए का स्क्वायर प्लस एन ए का स्क्वायर। टी ए का मतलब क्या हुआ, स्पर्शरेखीय त्वरण, और एन ए का मतलब अभिलंबिक त्वरण। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर और इन सभी का फिर वर्ग करके मतलब वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ से देखो टी ए का स्क्वायर, टी ए हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, टी ए प्राप्त हुआ था डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, या आप एस डबल डॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, डी टू एस ये ऊपर है। ठीक है, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस अभिलंबिक वेग, अभिलंबिक त्वरण क्या प्राप्त हुआ था हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन रो, ये अभिलंबिक त्वरण था। तो इन दोनों का वर्गमूल क्या होगा हमारे पास, परिणामी त्वरण होगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आप ध्यान में रखना, एक तो परिणामी त्वरण का और एक परिणामी वेग का। ठीक है, और इसमें एक कंडीशन की बात कर लेते हैं हम। कौन सी कंडीशन, जब कण क्या हो, वृत्ताकार पथ में गति करे। जब कण वृत्ताकार पथ पर गति करता हो। इस कंडीशन में क्या होगा वो देखो, जब कण क्या हो, वृत्ताकार पथ में गति करता हो, इस कंडीशन में एस बराबर हम क्या लेंगे, ए थीटा होगा हमारे पास, और वक्रता त्रिज्या, ये रो क्या है, वक्र त्रिज्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन में बोलेगा, क्या बोलेगा, ए त्रिज्या के वृत्त पर कोई कण गतिमान है, तो ए क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो ये वक्र त्रिज्या ही तो है रो, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, ए। तो जब कण वृत्ताकार पथ में गति करता हो तब हम क्या लेंगे, एस बराबर तो ए थीटा और रो बराबर ए लेंगे। ठीक है, ये उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करेगा रो का मान। ठीक है,
यदि वो बोलेगा बी त्रिज्या का वृत्त तो रो इजिकल टू क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बी थीटा, ठीक है। ये कंडीशन किसकी है, जब त्रिज्या ए की बात करें तब एस बराबर ए थीटा और रो बराबर ए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने आए कि ये कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में नहीं पूछे जाते, ठीक है। आपके पेपर में एग्जाम्पल और थ्योरी बेस ही क्वेश्चन बनते हैं, तो हम एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप खुद भी देख लेना पिछले साल के पेपर उठा के, उसमें क्या है आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और एग्जाम्पल ही मिलेंगे। बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कहीं मिलेंगे, नहीं तो एग्जाम्पल और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थ्योरी और एग्जाम्पल ही करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज बात करते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट डी के एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम शुरू करते हैं, ठीक है। एक कण किसी वक्र में इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबित त्वरण सदैव समान रहते हैं और उसकी स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है। वक्र ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना, वक्र की समीकरण ज्ञात करना, ठीक है। इसने क्या बोला है कि स्पर्श रेखीय वेग जो है और अभिलंबित स्पर्श रेखीय वेग की नहीं बात कर रहे हैं हम, स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है। स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबित त्वरण वो क्या है, सदैव समान है, मतलब हमेशा क्या है, समान है, ठीक है। दोनों त्वरण क्या है, समान है। ये कंडीशन उसने दे रखी है। और क्या दे रखा वो देखो, उसके स्पर्श रेखा का जो कोणीय वेग है वो कैसा दे रखा हमको, अचर, मतलब कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। और क्या ज्ञात करना, वक्र की समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वक्र की समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, अरीय तथा अनुप्रस्थ त्वरण में क्या निकालते थे, सबसे पहले क्या निकालते थे, डी आर अपॉन डी थीटा। तो यहाँ किसकी बात करें, उसमें निर्देशांक क्या चल रहे थे, आर कोमा थीटा चल रहे थे। यहाँ निर्देशांक जो पी के बिंदु पी के जो निर्देशांक है वो क्या हमारे पास एस कोमा साई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डी एस अपॉन डी साई निकालना सर्वप्रथम, और इसके बाद हम वक्र की समीकरण निकाल लेंगे इजीली। मतलब ये कहो तो क्या कह सकते हैं हम, एस और साई में संबंध सबसे पहले स्थापित करना है, फिर हम वक्र की समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डी एस अपॉन डी साई सबसे पहले निकालते हैं। इसके लिए जो दे रखा है उससे हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग नहीं है, त्वरण है, ठीक है। तो टी ए किसके बराबर है, एन ए के, ठीक है। ये हमको कंडीशन दे रखी है। और उसने क्या बोला है कि स्पर्श रेखा का कोणीय वेग अचर रहता है। तो ये हमको दे रखा है डी साई अपॉन डी टी दे रखा है हमारे पास ओमेगा। ये क्या, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। आप सब जानते हो, क्या जानते हो, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, v dv अपॉन ds, ठीक है। और नॉर्मल एक्सीलरेशन मतलब क्या हुआ, अभिलंबित त्वरण क्या होता है हमारे पास, v स्क्वायर अपॉन रो, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से v तो एक कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, dv अपॉन ds बचा। यहाँ देखो v को v अपॉन रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है ds अपॉन डी साई, ठीक है। यहाँ पुट कर दो या इसका उल्टा कर दो। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको 1 अपॉन रो की चाहिए, 1 अपॉन रो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, डी साई अपॉन डी एस। यहाँ पर पुट कर दो 1 अपॉन रो की वैल्यू, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी साई अपॉन डी एस। यहाँ तक बात क्लियर है। ये v गुणे में है, ठीक है, v क्या है इसके गुणे में।
देखो एक वी से एक वी कैंसिल हो गया हमारे पास, यहाँ बचा वी और 1/रो। 1/रो इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, डी साई अपॉन डी एस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1/रो की जगह डी साई अपॉन डी एस लिखा। ठीक है, अब यहाँ से देखो डी एस से डी एस कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा है क्या हमारे पास, डी वी इज इक्वल टू वी डी साई। अब क्या करो, v वाले टर्म को एक साइड ले आओ, तो यहाँ पर जो v है वो इसको मैं इस साइड लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/v डी वी इज इक्वल टू डी साई। यहाँ से क्या करो आप समाकलन कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा वो देखो, 1/v dv का समाकलन डी साई का समाकलन। अब देखो यहाँ क्या करो, इनका समाकलन कर लो। समाकलन क्या हो जाएगा, आप सब जानते हो 1/v का समाकलन हो जाएगा log v इज इक्वल टू यहाँ पर डी साई का समाकलन क्या हो जाएगा, साई प्लस कोई भी कांस्टेंट हमारे पास आएगा, तो मैंने log में ले लिया कांस्टेंट log c। ठीक है, कांस्टेंट को आप log में ले सकते हो, अगर log में चल रहा है तो ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं log c को क्या करता, इस साइड लाता, तो क्या हो जाएगा हमारे पास वो देखो, log v माइनस log c इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साई है। यहाँ से देखो हमारे पास log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ देखो log a माइनस b क्या होता है, log a अपॉन b होता है, तो यहाँ से हो जाएगा v अपॉन c साई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ देखो इस log को मैं हटाऊंगा, क्या होगा, ये जो साई है वो कहाँ जाने वाला है, e की पावर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं log को रिमूव कर रहा हूँ, log रिमूव होते ही वो जाएगा e की पावर में, e की पावर साई। ठीक है, यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास e की पावर c, इधर गया गुणे में हो गया e की पावर साई। ठीक है, v इज इक्वल टू c e की पावर साई। ठीक है, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप सब जानते हो v को मैं लिख सकता हूँ डी एस अपॉन डी टी। क्या है, ये स्पर्श रेखीय वेग ही तो है, तो इसको मैं c e की पावर साई इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब देखो इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था, डी एस अपॉन डी साई चाहिए था। तो देखो समीकरण 1 का मैं इसमें भाग दे दूंगा, क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एस अपॉन डी साई आ जाएगा। तो यहाँ देखो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर क्या किया हमने, समीकरण 1 का किस में भाग दे रहे हैं, समीकरण 2 में। ठीक है, इससे होगा क्या, देखो यहाँ से डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी, इसमें किसका भाग दे रहे हैं, समीकरण 1 का। समीकरण 1 क्या हमारे पास, डी साई अपॉन डी टी, यहाँ पर क्या हमारे पास c e की पावर साई, तो यहाँ c e की पावर साई अपॉन यहाँ पर क्या है, ओमेगा है, तो यहाँ ओमेगा। देखो t से t क्या होगा, ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, dt अपॉन डी साई हो जाएगा। तो यहाँ से dt से dt कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या हमारे पास, डी एस अपॉन डी साई, डी एस अपॉन डी साई। यहाँ क्या हो जाएगा, c अपॉन ओमेगा e की पावर साई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं डी साई को इधर भेजता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास, गुणा हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, c अपॉन ओमेगा e की पावर साई डी साई। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करो, समाकलन कर लो। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा वो देखो, ds का समाकलन c अपॉन ओमेगा क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, ये तो बाहर रहेगा, e की पावर साई का समाकलन। ठीक है,
अब देखो ds का समाकलन आप सब जानते हो क्या होता है, हमारे पास s होता है, c अपॉन ओमेगा हमारे पास एज इट इज रहेगा। e की पावर साई का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर साई होगा। और कोई भी कांस्टेंट में मान लेता हूँ, बीटा मान लेता हूँ। जैसे आप कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हो, a b c d कुछ भी मान सकते हैं, x y z, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बीटा मान रहा हूँ, बीटा क्या हमारे पास कोई कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो ये c अपॉन ओमेगा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी जगह एक मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूँ, ठीक है। c अपॉन ओमेगा क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो मैंने c अपॉन ओमेगा की जगह नया कांस्टेंट मान लिया अल्फा, ठीक है। क्या मान लिया, अल्फा। यहाँ से s इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा e की पावर साई प्लस बीटा। और यही क्या होगा, हमारा वक्र का समीकरण होगा, ठीक है। तो यही पहला एग्जाम्पल था, क्या निकालना था हमको, वक्र की समीकरण निकालनी थी, जो हमने निकाल ली। क्या आ गया हमारे पास, s इजिकल टू अल्फा e की पावर साई प्लस बीटा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। फिर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा हुआ हमारे पास, यदि किसी समतल वक्र में एक गतिमान कण की स्पर्श रेखीय एवं अभिलंबित त्वरण सदैव अक्षय रहते हो तो सिद्ध कीजिए कि गति की दिशा द्वारा t समय में घुमा हुआ कोण साई इजिकल टू a log 1 प्लस bt द्वारा प्राप्त होता है। हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो t समय में जो कोण दिशा में, जिस दिशा में कोण घुमा है वो कितना आना चाहिए, साई इजिकल टू a log 1 प्लस bt, ठीक है। और इसने क्या दे रखा हमको, स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिलंबित त्वरण क्या है, सदैव समान रहते, ये हमको दे रखा है, ठीक है। जो पहले एग्जांपल में कंडीशन दे रखी थी वही कंडीशन हमको यहाँ पर भी दे रखी है। सॉरी, यहाँ पर क्या है, वहाँ पर इक्वल दे रखा था, परिणाम अभिलंबित त्वरण एवं स्पर्श रेखीय त्वरण क्या है, सदैव समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, सदैव अक्षय रहते, क्या त्वरण क्या है, जो अक्षय रहते, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, इसने क्या बोला है, स्पर्श रेखीय त्वरण मतलब टी ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। टी ए क्या है, कांस्टेंट है। और इसने क्या दे रखा हमको, और दे रखा है हमको एन ए, एन ए भी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। ये दो कंडीशन दे रखी है हमको। अभिलंबित त्वरण कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है हमारे पास, स्पर्श रेखीय त्वरण कांस्टेंट है, ठीक है। और इस प्रूव क्या करना है हमको, वो देख लो। प्रूव करना है हमको साई इजिकल टू a log 1 प्लस bt, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं कर, यहाँ क्या करना है, देखो टी ए इजिकल टू कांस्टेंट, टी ए का मतलब क्या हुआ, स्पर्श रेखीय त्वरण। तो स्पर्श रेखीय त्वरण आप हमारा क्या होता है, v dv अपॉन ds, या आप बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, d2s अपॉन dt स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ ए कांस्टेंट है, ठीक है, माना है, ठीक है। इसने क्या बोला, स्पर्श रेखीय त्वरण कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैंने मान लिया कि ए क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने माना है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो, एन ए अभिलंबित त्वरण वो भी कांस्टेंट है। तो ये क्या होता है हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन रो इजिकल टू, यहाँ पर भी मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, एनी कांस्टेंट में मान लेता हूँ बी, ठीक है। बी क्या हमारे पास कांस्टेंट है, माना है मैंने, इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दो, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, समीकरण 1 से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से क्या होगा वो देखो, d2s अपॉन dt स्क्वायर इजिकल टू a। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ, dt का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, डी। और मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, कैसे, वो देखो, d अपॉन dt, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे।
वैसे आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। और क्या लिख सकते हो, अगर dt का गुणा दोनों तरफ करने पर यूं नहीं लिखो तो क्या लिख सकते हो, t के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dt का दोनों तरफ गुणा करने पर, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा वो देखो, d2s अपॉन dt स्क्वायर dt इज इक्वल टू a dt। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, dt का दोनों तरफ गुणा किया। ठीक है, अब क्या करो, अब देखो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, किस टाइप से, वो देखो d अपॉन dt ds अपॉन dt, ऐसे लिख सकता हूँ। आप सब जानते हो ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वापस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, d2s अपॉन dt स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a dt। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करो, समाकलन कर लो, इधर ऊपर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा वो देखो, एक बात तो समाकलन का निशान लगा दो, d अपॉन dt ds अपॉन dt dt, यह कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। ठीक है, dt का समाकलन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप सब जानते हो, क्या जानते हो, यदि किसी अवकलन का हम समाकलन करते हो तो एज इट इज हमारे पास ds अपॉन dt आ जाता है। ठीक है, इधर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं d अपॉन dx cos x। ठीक है, cos x की बात कर रहे हैं, और dx, इसका क्या आएगा आंसर, इसका आएगा समाकलन आ जाएगा cos x। कैसा आएगा वो देखो, cos x का अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा sin x, और sin x का समाकलन, sin x का जब समाकलन करते हो तो क्या होता है, cos x का देखो, cos x का क्या करेंगे, सबसे पहले अवकलन करते हो तो माइनस sin x आता है, और sin x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का cos x। तो इसका माइनस और इसका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे वो देखो, देखो इसका अवकलन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का sin x dx। ठीक है, अब देखो sin x माइनस तो बाहर आ गया, sin x का समाकलन क्या होता है आप सब जानते हो, sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस में cos x होता है। ठीक है, तो ये माइनस का cos x, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का cos x। यही तो हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है वो देखो, यदि हम cos x का अवकलन और इस पूरे का फिर समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x ही आएगा, क्योंकि आप सब जानते हो अवकलन और समाकलन क्या है, विपरीत चलता है। यदि cos x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का sin x, और माइनस का sin x का समाकलन करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा हमारे पास, cos x आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर क्या है, इस ds अपॉन dt का अवकलन और इस पूरे का फिर क्या है, समाकलन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ds अपॉन dt आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इसका समाकलन ds अपॉन dt इज इक्वल टू a और dt का t प्लस कोई भी कांस्टेंट हमारे पास आएगा c मान लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ds अपॉन dt में किसको लिख सकता हूँ, s डॉट, मैं इसको लिख सकता हूँ s डॉट भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, v भी लिख सकता हूँ। s डॉट का मतलब ही क्या होता है, v होता है, तो एच डॉट या वी की वैल्यू हमारे पास आ गई AT प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, एच डॉट को मैं वी भी लिख सकता हूँ और एच डॉट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, डी एस अपॉन डी टी का मतलब आपको अच्छे से ये पता रखना है। ठीक है, कि डी एस अपॉन डी टी को क्या लिखते हैं, एच डॉट, और एच डॉट को और क्या बोल सकते हैं हम, वी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, हमारे पास एच डॉट की बोल सकते हैं या वी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, AT प्लस सी। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो आप, 3 नाम दे दो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या दे रखी है वो देखो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो, आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर अपॉन रो बी। ठीक है, तो v यहाँ पर एक v की जगह मैं मान रखूंगा, क्या है रखूंगा वो देखो,
यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ v डॉट वी अपॉन रो बी, ठीक है। यहाँ आप देखो v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, AT प्लस सी, ठीक है। तो एक जगह तो मैं क्या लगाऊंगा, AT प्लस सी, और v को हम क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt। यहाँ पर अभी मैंने बताया इस ds अपॉन dt को मैंने क्या लिखा, v लिखा, ठीक है। तो मैं v की जगह एक जगह तो क्या करूंगा, ds अपॉन dt पुट करूंगा, और एक v की जगह क्या करूंगा, ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो AT प्लस सी, v की जगह वैल्यू पुट कर दी। आप एक v की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ds अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं इस v की जगह लिखता हूँ ds अपॉन dt, ठीक है। और आप सब जानते हो 1 अपॉन रो की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या बताई थी, डी साई अपॉन डी एस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन रो की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है, डी साई अपॉन डी एस, और इधर टू क्या है हमारे पास, बी है हमारे पास। यहाँ से डी एस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, वो देखो डी साई अपॉन डी टी AT प्लस सी, ठीक है, ये आगे, और B। अब क्या करो, हमको समाकलन करना पड़ेगा, t वाली टर्म को एक साइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, वो देखो डी साई इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा B अपॉन AT प्लस सी, ये t है, ठीक है, AT प्लस सी और dt, ठीक है। अब समाकलन कर लो, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, वो देखो डी साई का समाकलन इजिकल टू बी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1 अपॉन AT प्लस सी dt का समाकलन, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इस AT प्लस सी की जगह कोई मान लेता हूँ, ठीक है। इधर साइड में कर रहा हूँ मैं, लेट AT प्लस सी इजिकल टू मैंने मान लिया, क्या मान लिया, कुछ भी मान सकते हो आप, यू मान लो, ठीक है। क्या माना मैंने, AT प्लस सी, ये दो प्लस प्लस दिख रहे हैं, ये प्लस दोनों नहीं है, ठीक है, एक t है और एक क्या है, प्लस है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैंने AT प्लस सी की जगह क्या माना, u माना, ठीक है। अब इसका अवकलन कर लो, आप सब जानते हो जब भी हम मानते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अवकलन कर लो, तो AT का अवकलन क्या हो जाएगा, a, और c क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका कोई अवकलन नहीं होगा, ठीक है। फिर dt इजिकल टू क्या हो जाएगा, u का अवकलन क्या होता है, du। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो ए डी टी हमको किसकी चाहिए, dt की, dt इजिकल टू क्या आ जाएगा, du अपॉन da। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, AT प्लस सी की जगह क्या पुट करूँगा, u पुट करूँगा, और dt की जगह क्या पुट करूँगा, du अपॉन a पुट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम, डी साई du की जगह ये a क्या हमारे पास कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, b अपॉन a, और अंदर AT प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन u, और du की जगह क्या, dt की जगह क्या आ जाएगा, du। यहाँ से अब समाकलन कर लो दोनों का, यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा साई इजिकल टू यहाँ b अपॉन a, 1 अपॉन u, तो इसका समाकलन हो जाएगा log u, और एनी कांस्टेंट लॉग में ही ले लो या ऐसे ही ले लो, ठीक है, बी कांस्टेंट ले लो, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा ही, मैंने कांस्टेंट बी ले लिया, ठीक है। अब क्या करो, यू की वैल्यू वापस पुट कर दो, पुट तो करनी पड़ेगी, तो यहाँ से वी साई इजिकल टू बी अपॉन ए लॉग यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, AT प्लस सी प्लस बी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या करो, ये b अपॉन ए कोई कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसकी जगह एक मैं नया कांस्टेंट मान सकता हूँ, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना था, a log 1 प्लस bt। अब क्या करते हैं, इस b को ये log में चल रहा है, तो एक काम करो, इसको log में ले लो, ठीक है। इसको क्या करो, log में ले लो, log b log b, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, कंडीशन लेंगे, क्या लेंगे, यदि t 0 हो
टी बराबर 0 पर साई 0 हो तो इस कंडीशन में क्या होगा वो देखते हैं। तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, इस साइड में रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। यदि t बराबर 0 पर साई बराबर 0, इस कंडीशन में देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 0, ठीक है। 0 इजिकल टू बी अपॉन ए लॉग, ये क्या हो जाएगा, t क्या लिया हमने, 0 लिया तो ये 0 हो गया, ठीक है। a इंटू 0 प्लस सी लॉग b, ठीक है। यहाँ तक बात कीजिए, लॉग b, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास log b की वैल्यू क्या आ गई, log b इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, b अपॉन माइनस का आएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, b अपॉन है log c, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, वापस यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो, 4 नाम दे दो। समीकरण 4 में log b का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 4 में log b का मान रखने पर, समीकरण 4 में log b का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साई इजिकल टू log b अपॉन ए है, b अपॉन ए log a_t प्लस सी माइनस b अपॉन ए log c। यहाँ तक बात क्लियर है, क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, यहाँ पर log b का मान रख दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये क्या लग रहा है, अब यहाँ से देखो log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, इस वाले भाग को। यहाँ से साइज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा b अपॉन ए log a_t प्लस सी अपॉन सी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, क्या आ गया हमारे पास, a_t प्लस सी अपॉन सी। यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, b अपॉन ए log c का अलग अलग कर लो, डिवाइड दे दो, क्या आ जाएगा हमारे पास 1। देखो c में c का डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, और a_t प्लस सी, देखो a_t प्लस सी नहीं, a_t अपॉन सी। तो यहाँ पर देखो a अपॉन सी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूँ b। हमको क्या लाना है, b लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूँ b, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ मैं साइड में, a अपॉन सी क्या है, कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, b अपॉन ए भी कांस्टेंट है हमारे पास, b अपॉन ए भी कांस्टेंट है। इन दोनों की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, कांस्टेंट को आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, a है। इसने क्वेश्चन में साफ शब्दों में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, a और b क्या है, समाकलन अक्षरांक है, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास कांस्टेंट ही तो है, इसकी जगह मैं क्या मान लेता हूँ, a मान लिया, a log, और यहाँ पर देखो 1 प्लस a_t, तो यहाँ देखो 1 का 1, a अपॉन सी की जगह नया क्वेश्चन हम मान लेते हैं b, ठीक है। तो b और t साथ में हमारे पास, और यही हमको प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, साइज इक्वल टू a log 1 प्लस bt, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 2nd था। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।